हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और 8, 9, 10 जून को आपका भी एग्जाम है तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। लेखपाल से इसी प्लेलिस्ट से मैंने फंसाया था, इस बार भी इसी से फंसाएंगे। जा करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था। अब जो पंचवर्षीय योजना आई थी ना, इसका फोकस क्या था, मेन फोकस क्या था, ये किस समस्या का समाधान करने के लिए लाई गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब इसका होने वाला है कृषि, यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें सुधार करने के लिए हमने 5 वर्षों के लिए एक पंचवर्षीय योजना लाई। इसका ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बुक के जो लेखक है ना वहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो पृथ्वीराज रासो, ये हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी किताब है, इसके रचयिता कौन थे आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा चिदम्बरम दाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस 4 आपके सामने दिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है ये किस देश से ली गई है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ना, संविधान संशोधन, ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है। तो इसका मेरे भाई आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका से लिया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रावधान। जैव मंडल का सबसे बड़ा भाग किससे बना है। तो जो ये जैव मंडल होता है ना, बायोस्फीयर, इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है वो किससे बना है, जैव मंडल का। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा ये स्थल मंडल, यानी कि जो स्थल भूमि होती है, और जल मंडल यानी कि जो जल भूमि होती है, और इसके बाद वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर के बना है कौन, जैव मंडल। तो ध्यान देना भैया, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन तीनों को मिलाकर के बनता है जैव मंडल, जिसमें हम सांसें लेते हैं ना। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई बोलते हैं, के समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है। अच्छा, आपसे पूछा गया कि जब महंगाई बढ़ रही होती है, महंगाई, उस समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है। इकोनॉमी का अच्छा प्रश्न। तो उस समय मुद्रा का जो मूल्य होता है वो मेरे भाई यहाँ पर घटता है। मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घटता है इन्फ्लेशन के समय, ध्यान देना, ठीक है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या होता है। अब विटामिन जो के होती है ना, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है आपसे पूछा गया, विटामिन के। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा रक्त का थक्का जमाना, यानी कि विटामिन ई के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपके जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक बार नीचे पिंड कमेंट पे जाकर, पिंड कमेंट के कमेंट पे जाकर के मुझे एक बार बता जरूर देना कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और एक बार एक चीज़ और बताना कि आपका जो यूपी कांस्टेबल का जो डिस्ट्रिक्ट गया है ना, ये कहाँ पर है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है सेंटर गया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब यूपी का ऐसा जिला आपको बताना होगा जो नेपाल के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, नेपाल के साथ में। ये मेरे भाई आपको बताना होगा यहाँ पर। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, लखीमपुर खीरी। अब ये यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। ये यूपी का, ध्यान देना बच्चों, अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। यूपी का सबसे बड़ा जो जिला होगा वो कौन होगा, लखीमपुर खीरी। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखिए, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन, लखीमपुर खीरी। और नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करने वाला कौन, लखीमपुर खीरी। कुछ स्क्रीन में फ्लक्चुएशन आई थी। चलिए अगला देखिए, अष्ट प्रधान परिषद जो था ना, ये एक मंत्री परिषद का नाम रखा गया था किसी काल में। तो आपको बताना है कि ये किस शासक के द्वारा अष्ट प्रधान नाम का एक मंत्री परिषद बनाया गया था। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा शिवाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी ने बनाया था अष्ट प्रधान नाम का क्या, मंत्री परिषद, ठीक है। अब 9वां प्रश्न देखिएगा कि जो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक है ये कौन बुलाता है।
इस पर ध्यान देना। कॉन्फ्रेंस मीटिंग कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक। तो आइए डिस्कस करते हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग को तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति, लेकिन अगर एक प्रश्न यहाँ से आपसे और पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो आप कहोगे जी ओम बिरला होंगे। तो कॉन्फ्रेंस बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं। इतनी बात को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी का औसतन घनत्व लगभग कितना है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है ना, डेंसिटी, पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? तो यहाँ पर मेरे भाई इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 6.8। इसका मुझे आप एक बार बता देना कमेंट करके। चलो मैं ये बता नहीं रहा, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब सही दे दिया तो मैं समझूंगा कि तैयारी बहुत आपकी खतरनाक लेवल की जा चुकी है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत कम। लेकिन ध्यान देना, कोई भी चैट जीपीटी नहीं करेगा, अगर पता है तो बताना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर हुआ ही था इंदिरा गांधी की सरकार में। तो जो आरबीआई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका फाउंडेशन, इसको बनाया कब गया? राष्ट्रीयकरण। तो भैया ध्यान देना, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1935। ध्यान देना, ये जो है बनाई कब गई थी? 1935। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण की अगर बात करी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ 1949 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1949। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये हिस्ट्री का एक मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? अभ्रक की बात यहाँ पर हो रही। अभ्रक, यूपी इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जो अभ्रक सबसे अधिक उत्पादित करता है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड, है ना। लेकिन ध्यान देना, डेटा अब बदल चुका है। डेटा अब बदलने के बाद में यहाँ पर कई आंसर्स ने अपना वेरीफाइड आंसर्स को राजस्थान भी माना है। तो ध्यान देना, अगर झारखंड ना हो तो सेकेंड ऑप्शन आप राजस्थान लगाएंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भैया इस चीज़ का जवाब रखिएगा कि ये कौन होते हैं? ये भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? जो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, ये किस तत्व की अधिकता से होता है, ये आपको बताना है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो एक प्रकार का ये धर्म था दीन ए इलाही, और इसको बनाया था अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और मैं इसको कम से कम 4 से 5 बार आपको करवा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार आ सकता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है ना, जीडीपी की, राष्ट्रीय आय की गणना, ये इसमें कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय की गणना में, यानी कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कौन सा जो तत्व है वो शामिल नहीं होता है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा वेतन, यानी पेंशन, सॉरी, जो ये पेंशन होती है ना, हम इसको शामिल नहीं करते। शामिल क्या क्या होता है? वेतन, यानी कि जो हम वेतन दे रहे होते हैं, किराया जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और ब्याज जो हमें ब्याज मिल रहा होता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन भैया पेंशन जो होती है वो शामिल नहीं होती है, इस बात को रट लेना। इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? अब कर्क रेखा के बारे में बताना है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? अब आप सभी को पता होगा कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो भैया 42वां संविधान संशोधन भैया कब हुआ? इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, ये 1976 की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 1976 की बात है, 42वें संविधान संशोधन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो साउंड वेव्स होती है ना, ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, चुंबकीय तरंगे या फिर स्थिर तरंगे। तो 20वें का सही जवाब क्या होगा? ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगे। और ये चलती किस तरीके से? ये इस तरीके से चलती है, आवृत्ति इनकी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से इनकी आवृत्ति चलती है। देख लेना, इनकी आवृत्ति कैसे, ऐसे 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 इनकी आवृत्ति चल रही होती है ना। और कुछ तरंगे कैसे चलती हैं?
तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। और कुछ तरंगे भैया कैसे चलती है, तो वो ऐसे ऐसे चल रही होती है, कुछ तरंगे ऐसे, इस तरीके से कुछ तरंगे चल रही होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे चलती है मैंने आपको बता दिया। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध, वॉर ऑफ चौसा, ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या याद रखेंगे, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। शेर शाह सूरी बिहार का शासक था, इसके बीच में हुआ चौसा का युद्ध। इसने मार मार के हुमायूं को क्या किया था, भगा दिया था फिर यहाँ से, इंडिया से, है ना। ध्यान देना, भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा लेगून। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4। इसका सही जवाब मेरे पास क्या हो जाएगा, चिल्का, है ना, चिल्का। अब ये चिल्का झील भी है, चिल्का झील, और झील के पास ही बनते हैं लेगून, ध्यान देना, ठीक है। अब देखिएगा 23वां जवाब, लोक सेवा समिति जिसको हम PAC, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, PAC लोक सेवा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं आपसे पूछा है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। PAC में कितने सदस्य, 22 सदस्य होते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इसका जो प्रभाव था वो किस फसल पे पड़ा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन, MS स्वामीनाथन, ये इंडिया के। अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मल बोरलॉग, इनको वर्ल्ड का जनक कहते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन की मृत्यु भी हो गई। तो सर्वाधिक फसल कौन सी हुई थी, प्रभाव किसका अधिक पड़ा था, तो इसका सही जवाब होगा, ये हुई थी गेहूं के उत्पादन में। और भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता भी बहुत अधिक है और उसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है ना। अब हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के स्थानिक ट्रिटियम में कितने नाइट्रोजन होते हैं, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है इसका। ट्रिटियम में कितने नाइट्रोजन आपसे पूछा गया, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख ये किसने लिखा था, तो आप सभी को पता है ये समुद्रगुप्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी, ये किससे संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त के कार्यकाल से संबंधित होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होती है, तो सर्वाधिक कॉफ़ी, इंडिया में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये स्टैटिक से एक अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये मैंने आपको 2-3 बार करा दिया। महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में, तो भैया ध्यान देना, राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्य के गवर्नर महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये भी मैंने आपको 2 से 3 बार कराया है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया, सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब 30वां देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो रैयत थी ना, रैयत, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाना, सेम टू सेम आ सकता है। तो भैया ये लागू करी थी थॉमसन मुनरे ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, थॉमसन मुनरे ने। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था, पहला पेमेंट बैंक आपको बताना है कि कौन सा था, तो सही जवाब होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिनो पेमेंट बैंक तो बहुत लास्ट में आया, जियो पेमेंट बैंक बहुत लास्ट में, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये तो फिर पहला नहीं है ये, ठीक है, ये पहला नहीं है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा आपसे पूछा गया, सूर्य जो होता है ना उसके सबसे निकट जो ग्रह है वो आपसे पूछा गया। तो ध्यान देना भैया, ये अपने सूरज है, ये क्या है, ये सन है, ये सन है ना, और इसके सबसे पास में छोटा ग्रह है बुध, यानी कि ऑप्शन कौन सी सही होगी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह। अब देखिए 33 प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल क्रमशः किस अनुच्छेदों से संबंधित है। ये तीनों आपातकाल आपसे पूछे गए कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और जो वित्तीय आपातकाल होता है ये किससे संबंधित है, किन आर्टिकल से संबंधित। अब देखना वित्तीय आपातकाल किससे लगता है, किस आर्टिकल से लगता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है 360 आर्टिकल से। अब देखिएगा कि लास्ट में 360 किसके है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप एक को देखिए और सारे आंसर एलिमिनेट करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए नील दर्पण के लेखक कौन थे, ये एक पुस्तक है नील दर्पण, इसके लेखक कौन थे आपसे पूछा गया है। नील दर्पण के लेखक भैया कौन थे, सही जवाब होगा दीन बंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस एवं क्रोंच। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग पर निर्भर होती है? तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस, इसकी जो मुख्य प्रक्रिया होती है किस कोशिका के अंग पर निर्भर करती है? कौन से कोशिका के अंग पर? तो इसका मेरे पास सही जवाब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? आप सबको पता होना चाहिए, भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बाद। अब देखिए 38वां, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? कल भी मैंने कराया था, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान देना एक चीज़ और, मैं फिर रिवाइंड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट एक बार वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट, ठीक है, ये वॉच कर लेना। और दूसरी बात, पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लेना। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, आप सारे लोग देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।